हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे शाम को जब राकेश सब लोगों के साथ हवेली पहुंचा तो एकदम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। रोहिणी ने उसे और बाकी सबको पानी दिया। मोहन जी ने राकेश का चेहरा देखा तो वह बोले, राकेश क्या बात है, वह प्रोजेक्ट नहीं मिला क्या? तो आदित्य बोल, दादाजी प्रोजेक्ट हमें जरूर मिल जाता अगर अथर्व वहां आया होता। तो रंजीत बोला, मतलब? तो आदित्य ने कहा, मतलब अथर्व धैर्य के साथ वहां आया और जो प्रेजेंटेशन धैर्य देने वाला था उसने दिया और वो प्रोजेक्ट धैर्य की कंपनी को मिल गया। तो आयुष बोल, पर उसने ऐसा क्यों किया? तो आदित्य ने राकेश की तरफ देखा और बोला, हमने उसे कहते सुना था शायद धैर्य ने कोई एवरेज प्रेजेंटेशन बनाया था ताकि यह प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, लेकिन अथर्व ने उसे प्रेजेंटेशन में फिर बदल करके उसे ही सबके सामने रिप्रेजेंट किया। वह नहीं चाहता था कि यह प्रोजेक्ट हमें मिले। तभी धैर्य और रजनी को लेकर आया। पीछे अक्षत भी था। राकेश ने अक्षत को घूर कर देखा और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। वही अक्षत को कुछ समझ में नहीं आया तो आयुष ने उसे सब बताया। तो अक्षत मन ही मन बोला, ये लड़का, इस पता तो नहीं चल गया कि अंकल ने मुझे वह सब कहा? कहीं दादू ने तो उसे सब नहीं बता दिया? तभी उसका फोन बज तो उसने देखा तो अथर्व का फोन था। बात करके अथर्व ने फोन काट दिया तो वह मीनल जी से बोल, दादी अथर्व कह रहा है कि वह और आध्या लेट आएंगे, कोई इमरजेंसी केस आया है तो आध्या को उसमें टाइम लग जाएगा। ये सुनकर मीनल जी ने हाँ में सर हिला दिया। डिनर करते हुए भी राकेश चुपचाप बैठा था। वही सब डिनर कर रहे थे तो आरती बोली, उन दोनों को डिनर में गर्म करके दे दूंगी। तो राधिका बोली, भाभी आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी। तो अक्षत बोला, जी किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगा यही हाल में जब तक वह दोनों नहीं आ जाते। तो धैर्य भी बोला, हाँ मैं भी, कल उसने मुझे खाना दिया था तो आज हम दे देंगे उसे। वही लगभग 12 बजे आध्या फ्री हुई तो अथर्व उसे लेकर वहां से निकल गया। उसने निकल गए सभी पैसे भी उसे औरत को दे दिए थे और हॉस्पिटल का पूरा बिल भी भर दिया था। रास्ते में अथर्व बोला, तुम तो बहुत थक गई होगी। तो आध्या बोली, हाँ कंधे में भी दर्द हो रहा है, लगता है बुखार हो जाएगा। तो अथर्व बोला, तो तुम अभी इंजेक्शन लगवा लेती बुखार का। तो आध्या बोली, मैं खाना खाकर दवाई ले लूंगी। तो अथर्व बोला, तुम्हें दवाई कड़वी नहीं लगती? मुझे तो उल्टी आ जाती है कभी कभी। तो आध्या बोली, नहीं इंजेक्शन से अच्छा तो मैं दवाई ले लूंगी, पता नहीं किया सो गई होगी या नहीं। तो अथर्व बोला, मैं राधिका को बोल दूंगा कि वह किया को अपने पास सुला लिया करें। तो आद्या बोली, तुमने राधिका को माफ कैसे कर दिया? तो अथर्व बोला, वह लड़की मारवाड़ जाती मेरे सर होकर तो इन लोगों से तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी तीनों माएं मुझे कभी माफ नहीं करती। और राधिका, लोगों का कहना भी सही है, वह लोग छोटे थे, समझ नहीं थी उसे वक्त की क्या कर रहे हैं, बस इसीलिए मैंने दोनों लड़कियों को ही माफ कर दिया। तो आध्या बोली, तो फिर तुम सबको माफ कर दो ना, जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर अथर्व ने आध्या को घर कर देखा और बोला, तुमने वादा किया था कि तुम कभी इन लोगों को और मेरे मामलों में नहीं बोलोगी। तो आध्या बोली, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो अथर्व बोला, आयुष और अखिल इन दोनों ने भी मुझे बहुत परेशान किया है बचपन में, और वह आदित्य, वह कोई छोटा बच्चा नहीं था, वह 18 साल का था जब मैं यहाँ से जा रहा था। वह बाकियों की तरह नासमझ नहीं था, अच्छे से समझता था कि वह क्या कर रहा है। उसने अपनी माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन मेरे बारे में नहीं। अगर वह सीधे तौर पर मुझे जाकर कहता कि यहाँ से चले जाओ तो मैं बिना ना नुकुर किए चला जाता। वैसे भी तो मैं दादी की वजह से यहाँ रहता था, अगर वह नहीं होती तो मैं उससे पहले ही उसे हवेली से भाग जाता। खैर उन लोगों की बात मत करो, वैसे भी मेरा आज का सारा डे प्लान धारा का धरा रह गया। कल तुम जल्दी हॉस्पिटल निपटा जाना, हम मूवी देखने जाएंगे। 12:30 बजे वह दोनों हवेली पहुंचे तो अक्षत और धैर्य दोनों ने उन्हें खाना सर्व किया। तो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर ही डिनर किया। अक्षत और धैर्य भी वहीं बैठे थे। इस दौरान रोहिणी किचन में आए तो अथर्व का मुंह बन गया और वह बड़बड़ाते हुए बोला, यह औरत क्या रात को प्रेत की तरह भटकती रही है? तो धैर्य बोला, अब तक वह 3 बार पूछकर जा चुकी है कि तुम दोनों लिए या नहीं। तभी रोहिणी वहां जाकर आध्या से बोली, आध्या बेटा, क्या हमारे पास सो रही है? तो तुम आराम से सो जाना। फिर वह अथर्व को देखकर हिचकिचाते हुए बोली, तुम लोगों को कुछ और चाहिए क्या? तो अथर्व गुस्से में बोला, मुझे चाहिए आपके और आपके पति से छुटकारा, दे सकती हो क्या? तो अक्षत अथर्व को डपटते हुए बोला, और यह क्या तरीका है बात करने का? और उन्होंने ऐसा क्या ही कह दिया है, सिर्फ पूछा ही तो है कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं।
तो अथर्व बोल क्यों पूछा, पहले कभी पूछा था क्या, तो अब क्यों पूछा, अब पूछकर क्या दिखाना चाहती है, ये फिक्र का ड्रामा करके, और इनका वह पति अब उसके अंदर से भी भर भर कर बाप का प्यार उमड़ रहा है, निकल रही है, मुझे मजबूर करेंगे ये लोग खुद को अपनाने के लिए, करने का नाटक करेंगे तो और करो, मैं खुद इन दोनों को जान से मार दूंगा। अक्षत अथर्व की बात सुनकर चौंक गया, वहीं रोहिणी रोते हुए वहां से चली गई। अक्षत अथर्व से बोल तू ये क्या कह रहा है, तो अथर्व गुस्से में बोला तुझे क्या लगा, तू मुझे नहीं बताया तो मुझे उसे आदमी की करतूत पता नहीं चलेगी, वह आदमी उसकी तुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई, दिया मैंने फिर उसे जवाब, 300 करोड़ का घाटा हुआ है आज उसे, अब दोबारा तुझे परेशान नहीं करेगा वह। अक्षत, धैर्य और आध्या चौंक गए सब सुनकर। अक्षत बोला तुझे ये सब किसने बताया, दादू ने बताया है ना, तो अथर्व बोला उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे पता चल गया अपने आप, और मैं सबक भी सिखा दिया उसे, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वह आदमी नहीं मानेगा, तो अक्सर उसे वहां से ले गया और आध्या को भी सोने का कहकर चला गया। वही धैर्य भी सोते हुए बोला अच्छा हुआ जो मेरी वजह से यह प्रोजेक्ट इन्हें नहीं मिला, वरना मेरी खटिया खड़ी कर देता ये लड़का। वही अक्षत ने बहुत मुश्किल से अथर्व को शांत किया और उसे सुला दिया। रोहिणी अपने कमरे में रहते हुए पहुंची जहां किया और राकेश सो रहे थे। वह वॉशरूम में जाकर कुछ देर तक रोती रही और फिर बेड पर आकर लेट गई। वह मन ही मां बोली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले उसे यहाँ नहीं रहने दिया और अब उसे यहाँ रखना चाहते हैं। उसने सुबह राकेश से इस बारे में बात करने का सोच और आंखें बंद कर लेट गई। उसे बार बार अथर्व का गुस्से से लाल चेहरा याद आ जाता है, इसलिए वह पूरी रात करवटें बदलती रही। अब आगे रोहिणी अपने कमरे में रोते हुए पहुंची जहां पर किया और राकेश सो रहे थे। वह वॉशरूम में जाकर कुछ देर तक रोती रही और फिर बेड पर आकर लेट गई। वह मन ही मां बोली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले उसे यहाँ नहीं रहने दिया और अब उसे यहाँ रखना चाहते हैं। उसने सुबह राकेश से इस बारे में बात करने का सोच और आंखें बंद करके लेट गई। उसे बार बार अथर्व का गुस्से से लाल चेहरा याद आ जाता है, इसलिए वह पूरी रात करवटें बदलती रह गई। अगले दिन सुबह अक्षत अथर्व को जबरदस्ती मेडिटेशन के लिए उठा कर ले गया ताकि उसका दिमाग ठंडा रहे, क्योंकि आजकल वह ज्यादा ही गुस्से में रहने लगा था। अथर्व ने मेडिटेशन किया और सच में उसे बड़ा रिलैक्स फील हुआ। वह जब अंदर आया तो राधिका ने उसे कॉफी बना कर दी, जिसे अथर्व ने जैसे ही पिया वापस उगल दिया। वह बोला ये तो जहर है, किसने बनाया, तो राधिका बोली मैं ही बनाई है। वह राधा चाचा मंदिर में पूजा कर रही है और दोनों भाभी उनके साथ ही है, मन को थोड़ा बुखार है वरना वह बना देती। तो अथर्व अक्षत से बोल मैंने मेडिटेशन किया ना तेरे कहने पर, तो जा कॉफी बना कर ला वरना इसी कॉफी को तुझे पिलाऊंगा। ये सुनकर विचार अक्षत डर से किचन में भाग गया। अथर्व राधिका से बोल नाव्या डार्लिंग उठी नहीं क्या अभी तक तू, राधिका बोली उसे बुखार है इसलिए वह आराम कर रही है, आध्या को बुखार है। ये सुनकर अथर्व झट से खड़ा हो गया और ऊपर जाते हुए बोला अक्षत से कहना कि काफी लेकर नाव्या डार्लिंग कमरे में ही आ जाए, वह देख लेगा उसे कितना बुखार है। तो राधिका ने हाँ में सर हिला दिया। अथर्व के जाने के बाद राकेश राधिका से बोला तुम भी जो, शायद आध्या को मदद की जरूरत पड़े। तो राधिका भी अक्षत को बात कर आध्या के कमरे में चली गई। वही राकेश मन ही मन बोला उसे लड़की के साथ इस काम से कम रहना चाहिए, डेविल की लव। वही मोहन जी उसे ही देख रहे थे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व आध्या के कमरे में गया तो आध्या चादर तान कर सोई हुई थी। अथर्व ने जाकर उसका माथा छूकर देखा तो वह बुखार से तप रही थी। आध्या की आंखें एकदम से खुल गई तो अथर्व उससे बोला तुमने रात को दवाई नहीं ली थी क्या, तो आध्या बोली मैं भूल गई क्योंकि मुझे बेड पर लेते ही नींद आ गई थी। तभी राधिका वहां आ गई तो आध्या बैठने की कोशिश करने लगी तो अथर्व ने उसे बैठाया तो पीछे अक्षत भी एक सैंडविच और कॉफी ले आया और बोला यह खाकर तुम दवाई ले सकती हो। तो आध्या ने पहले सैंडविच खाया और फिर दवाई ली। अथर्व नहीं वहीं बैठकर कॉफी पी ली, उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। नाश्ते की टेबल पर सब लोग बैठे थे शिवाय आध्या के। अथर्व भी वहीं आकर बैठ गया, उसने आज घर में ही डेरा डालने का प्लान बनाया था। तभी रंजीत उससे बोला आज तो तुम कहीं नहीं जा रहे ना, तो अथर्व बोला जी नहीं आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो रंजीत बोला ठीक है फिर दोपहर को तैयार रहना, तुम्हें अखिल के साथ, रागिनी और मोनिका के साथ शादी की शॉपिंग पर जाना है, फिर घर में तैयारियां शुरू हो जाएगी तो तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। अथर्व ने पहले रंजीत की तरफ देखा और फिर उसे मीनल जी की तरफ रख किया और बोला दादी मैं नहीं जाऊंगा, अभी एक हफ्ता है तो शादी के लिए। तो मीनल जी बोली पर बेटा शादी हफ्ते बाद है, लेकिन उसकी रस्में तो 5 दिन पहले शुरू हो जाएगी, 3 बजे दिन बाद तो तुझे हल्दी लग जाए, फिर तो तुम दोनों ही घर से बाहर नहीं जा पाओगे बेटा। उनकी बात सुनकर अथर्व की आंखें और मुंह दोनों खुल गए, उसके चेहरे का इतना फनी एक्सप्रेशन देखकर सब मुंह दबाकर हंसने लगे। तो अथर्व बोला क्या कहा दादी, 5 दिन के लिए मैं यहाँ कैद
हो जाऊंगा ना, वे मुझे कोई हल्दी नहीं लगवानी, मेरे हिस्से की हल्दी आप इसे लगा देना, इस घर में बंद कर दो, मुझे कुछ जरूरी काम है जिसके लिए मुझे घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। अथर्वा ने अक्षत की तरफ उंगली करके कहा। तो अक्षत गुस्से में बोल, क्यों, मेरी शादी हो रही है क्या जो हल्दी मुझे लगेगी, और क्या काम है तुझे घर से बाहर का, जरा मैं भी तो जानू। ये सुनकर अथर्व चुप हो गया, वह बात नहीं सकता था कि निर्भय पूरी टीम को लेकर कल आने वाला है, जिसके साथ मिलकर वह होने वाले आतंकी हमले पर प्लानिंग करेंगे। वहीं उन दोनों को लड़ते देखकर सब लोग हंस रहे थे। वहीं रंजीत बोला, तो मना क्यों कर रहे हो, और तुम ही शॉपिंग पर जाना है अपने अपने कपड़े सेलेक्ट करने के लिए। तब अथर्व ने कहा, और अगर कपड़े ट्राई करते वक्त वह मोनिका मेरे चेंजिंग रूम में घुस आए और उसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। तो अथर्व का इतना कहना ही था कि मोहन जी को, जो अब तक अथर्व की बातों को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें जोरदार ठसका लग गया और वह जोर जोर से खांसने लगे। वहीं राकेश ने भी अथर्व को बहुत बुरी तरह से घूरने लगा। मीनल जी ने मोहन जी को पानी दिया तो वह पानी पीकर कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे और बोले, नालायक, ये कैसे बेकार की बातें कर रहे थे तुम। तो अथर्व बोला, बेकार की बातें आप जानते नहीं है, उसे लड़की को, वह बैठी ही है कई जन्मों की प्यासी चुड़ैल, अकेले में मुझ पर टूट पड़ेगी वह। तभी अक्षत ने उसकी कमर में मुक्का मार और बोल, इतनी बकवास बातें सोच कैसे लेता है तू। तो आयुष बोल, और शादी के बाद फिर कैसे बचोगे तुम उससे। ये सुनकर अथर्व मुंह में ही बड़बड़ाया, शादी होगी तब ना। ये बात सिर्फ अक्षत ही सुन पाया। फिर अथर्व ने अक्षत की तरफ रुख किया और जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो अक्षत बोला, मेरी तरफ मत देखा, मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। तो अथर्व उसकी बाजू से लिपटे हुए बोला, तू चल मेरे साथ, कल मैं तुझे डेट पर जाने में मदद की थी ना। तो अक्षत अपनी बाजू छुड़ाते हुए बोला, आज वंश और अमन दिल्ली चले गए हैं तो मुझे अंकल और लक्ष्य के साथ रहना होगा। तो अथर्व ने उसकी बाजू झटक दी और अखिल से बोला, जब तू कंपनी से निकलोगे तो फोन कर देना मुझे, मैं तैयार हो जाऊंगा। अक्षत का नाश्ता हो गया था तो वह वहां से उठकर चला गया। अक्षत के जाने के बाद अथर्व का फोन बज उठा। उसने अननोन नंबर से फोन आया था तो अथर्वा ने फोन स्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया। तभी सामने से निर्भय बोला, गुड मॉर्निंग सर। अथर्व ने उसकी आवाज नहीं पहचानी और बोला, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। तो निर्भय बोला, सर आज हम शाम को मुंबई पहुंच जाएंगे तो क्या आप हमें पिक करने आ सकते हैं। तो अथर्व बोला, अरे नहीं भाई, आज तो मैं अपनी ना होने वाली बीवी के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूं। वैसे कौन बोल रहे हो भाई तुम। जहां अथर्व के मुंह से मोनिका के लिए न होने वाली बीवी सुनकर सब उसे घूर कर देखने लगे, लेकिन जब अथर्व की अगली बात सुनी कि वह फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान को नहीं जानता तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। तभी सामने से आवाज आई, सर मैं निर्भय बोल रहा हूँ। जितना सुनते ही अथर्व नहीं जल्दी से फोन उठाए और स्पीकर से हटा दिया। वह निर्भय से बोला, तुम लोग तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज क्यों आओगे, मैं आज फ्री नहीं हूँ, तुम सब कल ही आना बाय। इतना कहकर अथर्व ने फोन रख दिया और बिना किसी को देख खाना खाने लगा। तो रंजीत उससे बोला, किसका फोन था। तो अथर्व उसे करते हुए बोला, आप क्या करेंगे जानकर, और आपसे मतलब। तो रंजीत उसे धमकाते हुए बोला, अभी मैं अक्षत को बताता हूँ कि तुम कल कहीं जाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर अथर्व नकली हंसी हंसते हुए बोला, वह मेरे कुछ दूर के दोस्त थे, होम मिनिस्टर है ना, उसके रिलेटिव के बच्चे हैं। मैं दादू के साथ उन्हीं के घर पर रहता था कई कई दिनों तब मैं इसे मिला था। वह सब मुंबई घूमना चाहते हैं, बस वह इसलिए आ रहे थे। अक्षत उन्हें नहीं जानता, मैं 2 दिन तो बाहर जा ही सकता हूँ ना दादी। तो मीनल जी ने हाँ कहा। तो अथर्व बोला, ठीक है, कल मैं उन्हें पिक कर लूंगा और परसों घुमा दूंगा। तो राकेश बोल, तो मुझे अपनी शादी में भी बुला सकते हो। उसकी बात सुनकर जहाँ सब लोग चौंक गए, वहीं अथर्व की दिमाग की घंटी बजी और मन ही मन बोला, हाँ कर देता हूँ, वैसे भी मैं तो बाहर जा नहीं सकता, तो वह लोग मेरे पास ही आ जाए या करेंगे। फिर वह बोला, ठीक है अब आगे। अथर्व ने अक्षत को भी साथ चलने के लिए कहा शॉपिंग के लिए, लेकिन अक्षत ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वंश और अमन दिल्ली चले गए हैं तो मुझे अंकल और लक्ष्य के साथ रहना होगा। और इतना कहकर वह उठकर अपने कमरे में चला गया। अक्षत के जाने के बाद अथर्व का फोन बज, उसने अननोन नंबर से फोन आया था तो अथर्वा ने फोन स्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया। तभी सामने से निर्भय बोला, गुड मॉर्निंग सर। अथर्व ने उसकी आवाज नहीं पहचानी और वह बोला, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अनिल भाई बोला, सर आज हम शाम को मुंबई पहुंच जाएंगे तो क्या आप हमें पिक करने आ सकते हैं। तो अथर्व बोला, अरे नहीं भाई, आज तो मैं अपनी ना होने वाली बीवी के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ, वैसे कौन बोल रहे हो तुम। तो जहां अथर्व के मुंह से मोनिका के लिए न होने वाली बीवी सुनकर सब ने उसे घूर कर देखा, लेकिन जब अथर्व की अगली बात सुनी कि वह फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान को नहीं जानता तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया।
तभी सामने से आवाज आई, सर मैं निर्भय बोल रहा हूँ। ये सुनकर अथर्वा ने जल्दी से फोन उठाया और स्पीकर पर से हटा दिया। वह निर्भय से बोला, तुम लोग तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज क्यों आओगे? मैं आज फ्री नहीं हूँ, तुम सब कल ही आना बाय। इतना कहकर अथर्वा ने फोन रख दिया और बिना किसी को देख खाना खाने लगा। तो रंजीत उससे बोला, किसका फोन था? तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला, आपसे मतलब आप क्या करेंगे जानकर? तो रंजीत उसे धमकाते हुए बोला, अभी मैं अक्षत को बताता हूँ कि तुम कल कहीं जाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर अथर्व नकली हंसी हंसते हुए बोला, वह मेरे कुछ दूर के दोस्त थे, होम मिनिस्टर हैं ना, उनके रिलेटिव के बच्चे हैं। मैं दादू के साथ उन्हीं के घर पर रहता था कई कई दिनों तक, तब से इसे मिला था। वह सब मुंबई घूमना चाहते हैं तो बस इसलिए वह लोग आ रहे हैं। अक्षत उन्हें नहीं जानता, मैं 2 दिन तो बाहर जा सकता हूँ ना दादी? तो दादी ने हाँ कह दिया। तो अथर्व बोला, ठीक है, कल मैं उन्हें पिक कर लूंगा और परसों घुमा दूंगा। तो राकेश बोला, तुम उन्हें अपनी शादी में भी बुला सकते हो। उसके बाद सुनकर जहां सब लोग चौंक गए, वहीं अथर्व के दिमाग की घंटी बाजू थी। वह मन ही मन बोला, हाँ कर देता हूँ, वैसे भी मैं तो बाहर जा नहीं सकता, तो वह लोग मेरे पास ही आ जाया करेंगे। फिर वह बोला, ठीक है। राकेश की बात सुनकर अथर्व ने इतनी जल्दी मान ली जिससे सब लोग हैरान हो गए। वहीं आदित्य और राकेश का माथा ठनका। उन्हें पहले ही गड़बड़ लग रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अथर्व कोई कांड करने की फिराक में है, कहीं वह उनके द्वारा यह शादी न तोड़ दे। यही बात दोनों के दिमाग में आ गई, इसीलिए राकेश ने उसे उनके घर में ही बुलाने को कह दिया ताकि वह उन सब पर नजर रख सके। उसके बाद अथर्व अपने कमरे में गया। उसने देखा तो अक्षत जा रहा था, तो वह उसे निकालने का वेट करने लगा। कुछ देर बाद अक्षर चला गया तो अथर्वा ने वेदांत को फोन घुमा दिया और वह उसे बोला, वेदांत तुम इस वक्त कहाँ हो? तो वेदांत बोला, सर मैं अभी यही इस होटल में हूँ जिसमें आपने मुझे रुकवाया है, आपके अगले ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर अथर्व बोला, कल मैं कुछ लोगों को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तकरीबन 7 जितने लोग हैं, तो उसी होटल में 3 कमरे और बुक करवा दो, बिलिंग में कर दूंगा कल। तो वेदांत, ठीक है सर। फिर अथर्व ने होम मिनिस्टर राजपाल जी को फोन किया और उनसे कहा कि अगर अक्षत उनसे निर्भय लोगों के बारे में पूछे तो उसे यही कहना है कि वह उनके रिश्तेदार है। फिर उसने करणवीर जी को भी फोन करके यही सब समझाया और फोन काट कर सीधा आगे के कमरे में आ गया जहां वह बेड पर लेटी फोन चला रही थी। अथर्व ने पहले उसकी तबीयत पूछी और बोला, आज फिर हमारा प्लान बर्बाद हो गया मूवी देखने का, और ऊपर से वह डायन मोनिका और गले पड़ गई, अब उसे शादी की शॉपिंग भी मैं ही करवाओ हूँ। अथर्व ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। तो आध्या बोली, उससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? तो अथर्व उसे भड़कते हुए बोला, अगर वह मेरे डायल रूम में घुस गई तो और मेरी इज्जत लूट ली तो? उसने बेचारा सा मुंह बनाया। तो आज कुछ देर तक उसे घूरती रही और फिर उठकर उसके नजदीक आए और बोली, ठीक है, मैं अभी तुम दोनों के झगड़े का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर उसने अथर्व की गर्दन पर पहले तो बहुत ही एग्रेसिवली किस किया और फिर जोर से काट लिया। अथर्व ने हल्की चेक निकल गई और उसने आध्या को दूर करके उसे घूरने लगा। तो आध्या हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी गर्दन पर सटेम लगा दी है, अब वह तुम्हारे करीब नहीं आएगी। अथर्व ने उसे देखा और बोला, लगता है तुम्हारा बुखार अब उतर गया है। ये कहकर अथर्व उसे पर झपट पड़ा और उसके होठों को चूमने लगा। वह दोनों ही किस करते हुए बेड पर गिर गए। दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा खुला था और रोहिणी हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी उन दोनों को शौक से देख रही थी। तभी अथर्व आध्या के ऊपर से उठ गया और बोला, अभी छोड़ रहा हूँ, रात में देखूंगा तुम्हें, इतना अभी चलता हो पूरी तरह से चार्ज हो जाना, तब तक मैं फोन करूंगा तुम्हें शॉपिंग के दौरान, अब मैं चलता हूँ। अथर्वा ने उसे एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा। तो रोहिणी दरवाजे की वोट में छप गई। वही अथर्व बिना ध्यान दिए वहां से नीचे जाकर सोफे के सामने पसर गया। अथर्व के जाने के कुछ देर बाद रोहिणी गहरी सांस लेकर आध्या के कमरे में दाखिल हुई। आध्या उन्हें देखकर बोली, अरे आंटी आप लिए? तो रोहिणी झूठी मुस्कान लिए बोली, अब तुम्हारा बुखार कैसा है बेटा? तो आध्या बोली, अब ठीक है आंटी। तो रोहिणी ने नाश्ते की प्लेट उसे पकड़े और बोली, काफी खुश लग रही हो, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तो आज मन ही माँ बोली, हाँ अथर्व किसी खजाने से कम है क्या? तो आध्या नाश्ता करते हुए बोली कि आंटी बुखार उतर गया है ना, तो खुश तो होगी ना? आध्या ने नाश्ता खत्म किया और बोली, थोड़ी देर में नहाकर मैं नीचे आ जाऊंगी। तो रोहिणी उससे बोली, अथर्व के साथ अच्छी दोस्ती हो गई तुम्हारी? तो आध्या ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तो रोहिणी ने वही बेड पर पड़ा अथर्व का फोन उठाते हुए कहा। तो आध्या घबरा गई, वह कुछ बोलती तभी रोहिणी ने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे घर में रहकर हमारे बेटे को फंसाते हुए? आध्या ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और आंसू भरी नजरों से रोहिणी को देखने लगी। अब आगे रोहिणी ने अध्याय को थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे घर में रहकर हमारे बेटे को ही फंसाते हुए?
आध्या ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और आंसू भरी नजरों से रोहिणी को देखने लगी तो रोहिणी बोली, अभी कुछ देर पहले तुम दोनों जो कर रहे थे वह सब देखा है मैंने, मतलब उसकी शादी होने वाली है और तुम उसे मोनिका के साथ धोखा करने के लिए मजबूर कर रही हो। अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों वो मोनिका को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे तो तुमने फंसा रखा है। मेरे बेटे ने तुम पर तरस खाकर तुम्हारी एक दो बार मदद किया कर दी, तुम उसे फंसाने चल दी। अगर आरती को ये सब पता चला तो क्या गुजरेगी उसे पर सोचा है कभी तुमने? ये सुनकर आध्या बोली, आंटी क्या कहा आपने कि मैं फंसा रखा है अथर्व को? अथर्व कोई छोटा बच्चा है क्या जो मेरे बहलाने से बहेल जाएगा? और कौन से बेटे की बात कर रही है आप आंटी जो आपको अपनी माँ ही नहीं मानता? ये सुनकर रोहिणी कुछ भी नहीं बोल पाई तो आध्या आगे बोली, आंटी अथर्व मुझसे प्यार करता है और मैं उससे, मोनिका अच्छी लड़की नहीं है। तो रोहिणी बोली, अब वह अच्छी लड़की है या नहीं ये जानने की जरूरत नहीं है मुझे तुमसे, 2 दिन में अपने लिए कोई रहने के लिए जगह देखो और निकल जाओ मेरे घर से। यह कहकर रोहिणी जाने के लिए मोदी तो दरवाजे पर अथर्व दोनों हाथ बंधे उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था, जिसे देखकर वह ठिठक गई। वही अथर्व ने जब नीचे जाकर टीवी चलाया और वापस लेता तो अपने लोअर की पॉकेट पर हाथ रख तो उसे अपना फोन चेक किया, उसे अपना फोन नहीं मिला तो वह अपना फोन अध्याय के कमरे में ढूंढने आया था, क्योंकि उसके कमरे में जाने से पहले फोन उसकी जेब में ही था, जरूर आधे के कमरे में गिरा होगा। ये सोचकर वह उसके कमरे में आया तो रोहिणी आध्या को सुना रही थी। उसने रोहिणी को आध्या को थप्पड़ मारते नहीं देखा था, वरना भगवान जाने उसका क्या होता। वही अथर्व घूरते हुए रोहिणी के पास पहुंचा और उसके हाथ से अपना फोन छीन लिया और बोला, क्या कहा तुमने अभी कि आपके घर से चली जाए? नहीं जाएगी वह, यहाँ से क्या कर लेगी आप? तो रोहिणी डरते हुए बोली, अथर्व बेटा ये तुम्हें बस भड़का रही है। तो अथर्व उसे बीच में रोकते हुए बोला, मैं आपका बेटे नहीं हूँ समझिए आप, और वह मुझे मटका नहीं रही बल्कि आपका पति, मुझे उसे डायन के साथ बांधना चाहता है। तो रोहिणी बोली, अगर घर में सबको पता चल गया या फिर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा बेटा और परिवार की बेइज्जती होगी वह अलग। तो अथर्व गुस्से में बोला, उससे मेरा बाप कहना बंद करो और मुझे बेटा कहना भी बंद करो, और बवाल तो जरूर होगा। और आपका पति यह सब मतलब हम दोनों के बारे में सब जानता है और कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कर है मेरे सामने? उसे आदमी का जोर आप पर, आपके बच्चों पर चल सकता है लेकिन मुझ पर नहीं समझिए आप, और जाए नीचे जाकर अगर सबको बताना है तो बता दीजिए, मैं सबके सामने डंके की चोट पर इसके साथ अपना रिश्ता एक्सेप्ट करूंगा। आपकी तरह डरता नहीं हूं मैं किसी से। ये सुनकर रोहिणी चौंक गई कि राकेश को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता है और फिर भी उसने कुछ नहीं किया। तभी अथर्व फिर से बोला, और आपको तो वह मोनिका अच्छी ही लगेगी, क्योंकि एक वही तो है जो आपकी तरह गिरने का हर लेवल पर कर चुकी है। बस आप अपनी जान बचाने के लिए मुझे पैदा कर गई थी और वह मुझसे शादी करने के लिए अपना बच्चा गिर चुकी है। ये सुनकर एक बार फिर रोहिणी चौंक गई, आप भी तो मुझे करने के लिए गई थी ना हॉस्पिटल? अथर्व के ये शब्द सुनकर रोहिणी के साथ साथ आध्या भी चौंक गई। अथर्व आगे बोला, खुद को मेरी माँ कहती है ना आप सबके सामने डोंट करती है मेरी फिक्र करने का, बताए मुझे कौन सी माँ अपने बच्चों को मारना चाहती है? क्या आपको नहीं पता था कि अबॉर्शन प्रक्रिया कैसा होता है? बच्चे को सिजेरियन द्वारा कट कट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मारते हैं, क्या नहीं जानते थे आप इस बारे में? अथर्व ने गुस्से से लाल हो चुकी अपनी आंखों से रोहिणी को घर कर देखा तो डेविल अथर्व को रोहिणी को करने के लिए उकसाने लगा। अथर्व ने जबरदस्ती खुद के हाथों को रोक रखा था, जिस हाथों में उसका फोन था उसका फोन पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था, इसका डिस्प्ले बुरी तरह से चकनाचूर हो गया था। वह सिर्फ आध्या के वहां होने पर ही थोड़ा शांत था, तभी आध्या जाकर उसके सीने से लग गई और उसे शांत करते हुए बोली, अर्थ शांत हो। जो उसने देख लिया था अथर्व का खुद से स्ट्रगल करना, वही रोहिणी आंखों में आंसू लिए अथर्व को देख रही थी। अथर्व कुछ शांत हुआ और बोला, आपके पति को सिर्फ आपके जैसी निर्दय औरत पसंद आती है, पहले आप और अब वह डायन जो खुद के बच्चे को मारकर मेरे साथ जिंदगी जीने के सपने देख रही है, उसे छूने वाला नहीं हूं मैं। और अगर आपने ये सब किसी से भी कहा तो आपको भी बताऊंगा, इसलिए अपना मुंह ही शादी तक बंद रखना, वरना। इतना कहकर अथर्व रोहिणी को धमकाते हुए वहां से बाहर निकल गया। रोहिणी के शरीर में खड़े होने तक की एनर्जी नहीं बची थी, वह दम से जमीन पर बैठ गई और बेतहाशा रोने लगी। क्या हुआ आंटी, अपना किया पाप? आज अथर्व के मुंह से सुनकर पहले से भी ज्यादा गिल्ट में जागीर आप। उसे लगता था कि अथर्व ये सब नहीं जानता, लेकिन वह सब जानता था। वह कुछ देर तक रोती रही और आध्या उसे देखती रही, इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब आगे
रोहिणी जब आध्या को बुरा भला कह रही थी तब अथर्व ने उसकी बात सुन ली और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखकर आध्या उसके सीने से लग गई और उसे शांत करते हुए बोले, अर्थ शांत हो जाओ। उसने देख लिया था अथर्व का खुद से स्ट्रगल करना। वही रोहिणी आंखों में आंसू लिए अथर्व को देख रही थी। अथर्व कुछ शांत हुआ और फिर बोला, अब आपके पति को सिर्फ आपके जैसी निर्दयी औरतें पसंद आती है। पहले आप और अब वह चुड़ैल जो खुद के बच्चे को मारकर मेरे साथ जिंदगी जीने के सपने देख रही है। उसे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, और अगर आपने ये सब किसी से भी कहा तो मैं आपको भी बताऊंगा। इसीलिए अपना मुंह इस शादी तक बंद रखना, वरना मैं क्या कर सकता हूं आप जानती नहीं है। अथर्व रोहिणी को धमकाते हुए वहां से बाहर निकल गया। वही रोहिणी के शरीर में खड़े होने तक की एनर्जी नहीं बची थी। वह धम्म से जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। अपना किया पाप आज अथर्व के मुंह से सुनकर पहले से भी ज्यादा गिल्ट में जा गिरी थी। वह उसे लगता था कि अथर्व ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वह सब जानता था। वह कुछ देर तक रोती रही और आध्या उसे देखती रही। इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी रोहिणी को मोनिका की बात याद आ गई तो वह आध्या से सब पूछने लगी। तो आध्या ने उसे मोनिका के बारे में सब बताया कि वह वंश को धोखा दे चुकी है और उसने अबॉर्शन के जरिए अपने बच्चों को भी मार दिया था। फिर वह बोली, आंटी मुझे लगता था कि अथर्व आपसे इसलिए गुस्सा है कि आपने कभी उसे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने तो उसे जान से करने के बारे में सोच लिया था और अस्पताल भी चली गई थी। क्या अंकल के लिए आपका प्यार इतना ज्यादा था कि आपको अपने अंदर पाल रही जान का जरा भी ख्याल नहीं आया? अगर आपकी जगह में होती तो मैं अपने बच्चों को चुनती और अपने पति से अलग हो जाती। फिर चाहे मुझे सड़क पर भीख मांग कर भी उसे पालना पड़ता तो मैं जरूर पाल लेती। इतना कहकर आध्या वहां से नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। वही रोहिणी वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अथर्व रोहिणी को सुनाकर नीचे आ गया था। वह गुस्से में बाहर जाने लगा तो रजनी बोली, कहाँ जा रहे हो अथर्व? तो अथर्व ने खुद को काबू किया और रजनी के पास ही जाकर बैठ गया। रजनी ने उसके चेहरे को देखा और बोली, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ये सुनकर अथर्व बोला, कुछ नहीं, मेरा फोन टूट गया है बस, इसीलिए। अथर्व अपना फोन दिखाते हुए बोला। तभी ध्रुविका भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, भाई पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया है, शायद गिरने की वजह से। तो अथर्व बोला, कोई बात नहीं, मैं शॉपिंग पर जाऊंगा तो तेरे और अपने लिए फोन ले आऊंगा। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी आध्या भी नीचे आ गई। दोपहर में अथर्व का फोन न लगने के कारण अखिल उसे लेने घर आ गया था तो अथर्व उसके साथ निकल गया इस शर्त पर कि वही उसे हवेली छोड़ने आएगा तो ही वह जाएगा। तो अखिल मान गया। रास्ते में अखिल अथर्व से बोला, हम उनके घर जा रहे हैं तो वहां पर नाटक मत करना। तो अथर्व ने उसे गुड़ा तो वह सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद अखिल फिर से बोला, जब हम मॉल जाएंगे तो मोनिका के साथ पीछे बैठ जाना। अथर्व से बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे यही उतार दो, मैं वापस घर चला जाता हूँ, फिर चाहे तो उसे अपनी गोद में बैठ कर चले जाना। तो अखिल खिसियाते हुए बोला, ठीक है, मेरे बाप जहाँ बैठता है बैठ जाना। उसके बाद उसने अथर्व से कुछ नहीं कहा और गाड़ी मेहता मेंशन के बाहर रुकी और अथर्व को लेकर अंदर चला गया। अंदर मोनिका की मां ने दोनों को चाय नाश्ता दिया तो अथर्व ने मना कर दिया। कुछ देर में रागिनी और मोनिका तैयार होकर नीचे आ गई। अखिल तो रागिनी के साथ बिजी हो गया। वहीं मोनिका अथर्व से बात करने लगी तो अथर्व ने नॉर्मल ही उससे बात की। फिर वह सब मॉल के लिए निकल गए। अखिल ने सोचा था कि वह रागिनी के साथ अच्छे से घूम फिर कर शॉपिंग करेगा और थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करेगा, लेकिन अथर्व बंदर की तरह उसी के साथ चिपका रहा। रागिनी और मोनिका दोनों ही अथर्व को गुस्से में घूर रही थी। रागिनी मोनिका से बोली, यह क्या नमूना पसंद कर लिया यार, मोनू पापा ने तेरे लिए, ये तो तुझे भाव तक नहीं दे रहा। तो मोनिका बोली, दीदी आप जीजू को लेकर कहीं छुप जाओ, इसे मैं देख लूंगी। तो रागिनी लहंगे वाले क्षेत्र में जाकर बोली, अखिल हम पहले लहंगे पसंद कर लेते हैं। तो अखिल ने हाँ कह दिया तो अथर्व भी उसके पीछे चला गया। वह दोनों लहंगे पसंद करने लगी। रागिनी पर जो भी लहंगा अच्छा लगता अखिल हाँ कह उत्तर। वही मोनिका अथर्व को जिस भी लहंगे को उसे खुद से लगाकर पूछता तो वह अच्छा नहीं लग रहा कहकर मना कर देता। मोनिका अब परेशान हो चुकी थी, उसने पत्थर से पूछना बंद कर दिया और अखिल और रागिनी से पूछने लगी। तब उन दोनों ने ही उसकी मदद की और मोनिका ने अपनी हल्दी मेहंदी और शादी का लहंगा सिलेक्ट किया। वही अथर्व एक तरफ बैठा उबासी ले रहा था। उसके बाद अखिल अथर्व से बोला, चलो हम भी अपने लिए शेरवानी ले लेते हैं। तो अथर्व झट से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं अपने लिए खुद देख लूंगा, तुम इन दोनों को संभालो कहकर अथर्व वहां से 9-2-11 हो गया। वही मोनिका भी उसके पीछे निकल गई। अथर्व का फोन टूट गया था, वरना वह आध्या को फोन करके उसकी पसंद के कपड़े ले लेता। उसने जल्दी से कुछ शेरवानी सिलेक्ट की और फिर इधर उधर
देखते हुए ट्रायल रूम की तरफ जाने लगा। 3 रूम थे जिसमें से 2 के दरवाजे बंद थे, तो अथर्व तीसरे ट्रायल रूम में जाकर देखने लगा। उसने अपनी शर्ट निकाल और शेरवानी पहन कर देखी, उसे वह अच्छी लगी इसलिए उसने ओके कर दिया। फिर तीनों और शेरवानी अच्छी तो वह भी पसंद आ गई। वह अब अपनी शर्ट पहनने वाला था, तभी 2 हाथ पीछे से ही उसके पेट पर से ऊपर चलते हुए उसकी सीने पर कस गए। अथर्व ने झटके से उन दोनों हाथों को झटक दिया और पीछे घूम गया तो मोनिका उसे ही ललचाई नजरों से घूर रही थी। अथर्व को उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो वह अपने दांत पीसते हुए बोला, यह क्या बेहुदा हरकत है मोनिका। तो मोनिका बोली, ये बेहुदा हरकत नहीं है अथर्व, बल्कि मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, तुम कितनी ज्यादा हॉट लग रहे हो, आई लव यू अथर्व। मोनिका अगर अथर्व के सीने से लगने वाली थी, तभी उसका ध्यान अथर्व की गर्दन पर गया तो वह आध्या के सुबह वाले लव बाइट को देखते हुए बोली, अथर्व ये किसके साथ मुंह काला किया है तुमने। तो अथर्व बोला, नाव्या डार्लिंग के साथ। तो मोनिका चिल्लाते हुए बोली, क्या। तो अथर्व ने अपनी शर्ट पहनी और बोल, मेरी और नव्या डार्लिंग की सुबह लड़ाई हो गई थी, तो मैं उसके हाथ को काटा तो उसने मुझे मुक्का मारा, फिर मैंने उसके कंधे पर काटा तो उसने मुझे यहाँ पर काट लिया। अथर्व अभी मोनिका को जी भर कर सुनाना चाहता था, लेकिन वह मन ही मन बोला, साला लगता है मेरी जुबान भी दादू की तरह काली है, ये डायन तो सच में यहाँ घुसाया, अब अगर इसे सुनाया तो कहीं मामला न बिगड़ जाए। वही मोनिका दांत पीसते हुए बोली, उसे काटने के लिए यही जगह मिली थी और तुम उसके इतना मुंह मत लगा करो। तो अथर्व बोला, ये तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है, तुम अच्छी नहीं लग रही। तो मोनिका ने देखा तो उसका मेकअप चिपचिपा लग रहा था, तो वह बोली, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। वही अथर्व ने इतराते हुए शीशे में देखकर कहा, यही तो कमाल है मेरी हॉटनेस का, उसे पसीना जल्दी आया और मैं बच गया। फिर वह बोला, ये चुड़ैल बिना इजाजत मेरी ट्रायल रूम में घुस आए, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वह बाहर निकाला और वॉशरूम की तरफ चला गया जहाँ मोनिका गई थी। मोनिका के वॉशरूम में जाते ही अथर्व ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बोला, अब मैं करूंगा शादी की असली शॉपिंग मेरी नव्या डार्लिंग के लिए। उसके बाद अथर्व ने अयोध्या के लिए सबसे अच्छा लहंगा पसंद किया, फिर उसे मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल और उसे सभी सामान को वेदांत जी होटल में रुका था वहां डिलीवरी करने के लिए कहा और पेमेंट करके वापस मेन सेक्शन आ गया जहां अखिल और रागिनी अब अखिल के लिए कपड़े देख रहे थे। उसने अपने 3 बैग्स अखिल को पकड़ते हुए कहा, ये भी पकड़ लो मेरा, जरा अपने और ध्रुविका के लिए फोन लेकर आता हूँ। वह वहां से चला बना, वही अखिल उसे घूरता रह गया।